इस वीडियो में क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र की बुक का सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग के बारे में जानेंगे। संसाधन के रूप में लोग यानी मानव संसाधन। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जैसे दूसरे संसाधन होते हैं, ठीक उसी तरह भी जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसको क्या कहा जाता है? मानव संसाधन कहा जाता है। हम अक्सर जनसंख्या के नकारात्मक पहलू को देखते हैं। जब हम भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच की समस्याओं के रूप में विचार करते हैं तो उस समय हमें जनसंख्या का नकारात्मक पहलू ही दिखाई देता है। लेकिन जब इस मानव संसाधन को अधिक शिक्षा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा प्रशिक्षण मिलता है तो क्या होता है? मानव संसाधन विकसित होकर मानव पूंजी के रूप में निर्मित हो जाता है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की तरह ही देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अधिक शिक्षित है, अधिक प्रशिक्षित है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो उसमें कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। कार्य करने की क्षमता बढ़ने का मतलब वो देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। यदि व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा प्रशिक्षण मिले या प्रशिक्षण की पूरी तरह से सुविधा मिले तो क्या होगा? उस व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ जाएगी और उत्पादकता से क्या होगा? उसकी आय बढ़ेगी और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे देखा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति के कारण देश में उपज की पैदावार कई गुना बढ़ गई, क्योंकि उच्च प्रशिक्षित कृषकों, वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस ने उत्पादन बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान दिया। यह हम कह सकते हैं हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या था? उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण कृषकों को भी दिया गया और जो टेक्नीशियंस हैं उनको भी प्रशिक्षण मिला, तो इस तरह से उनकी उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ गई और इस तरह से भारत में हरित क्रांति जो है ये बहुत सफल रही। यहाँ पे देखिए चित्र में मानव पूंजी का उदाहरण दिखा रखा है। जैसे ये डॉक्टर है, इसी तरह से टीचर है, इंजीनियर है या दर्जी है। ये मानव पूंजी के उदाहरण हैं क्योंकि ये अपने काम में विशेषज्ञ हैं या विशेष प्रशिक्षण इन्होंने हासिल किया है। इससे क्या हुआ? इनकी उत्पादकता बढ़ गई। उत्पादकता बढ़ने से क्या हुआ? इनकी आय बढ़ गई। तो इस तरह से इसके और उदाहरण क्या है मानव पूंजी के? ये डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, दर्जी, इनके अलावा जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, फिल्म मेकर है, ब्यूटिशियन है, कारपेंटर हैं, ये भी क्या हैं? अपने काम में स्किल्ड रहते हैं या हम कह सकते हैं अपने काम में उनको विशेषज्ञता मिली हुई है, प्रशिक्षित हैं, जिससे कि उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। उत्पादकता बढ़ने से उनकी आय जो है ये बढ़ जाती है। मानव संसाधन एक सक्रिय संसाधन है, जबकि भूमि, पूंजी निष्क्रिय संसाधन है। भूमि और पूंजी से तब तक कोई भी उत्पादन नहीं लिया जा सकता है जब तक कि उसमें मानव संसाधन न लगा हो। हम कह सकते हैं भूमि और पूंजी क्या है? निष्क्रिय संसाधन है। वो तब तक बेकार हैं जब तक उसमें मानव संसाधन न लगा है, क्योंकि वो उत्पादन नहीं कर पाएंगे अकेले। लेकिन जैसे ही मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग करता है तो क्या होता है? उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है भूमि और पूंजी की, और उत्पादन कार्य जो है ये बढ़ जाता है। किसी भी देश की विशाल जनसंख्या को देश के लिए एक दायित्व माना जाता रहा है।
लेकिन इसे निवेश के द्वारा उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? अगर सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी मिले उनको, आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है या टेक्नोलॉजी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की सुविधाएं हैं, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च किया जा रहा है, तो इससे क्या होता है, जो जनसंख्या है ये उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे देखिए एक चित्र के द्वारा इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति दिखा रखे हैं। दो व्यक्ति जो हैं इसमें दिखा रखा है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति लग रहा है और दूसरा अधिक पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है। तो इसका कारण क्या है? जो देखिए एक व्यक्ति है, इसको स्कूलिंग के बाद प्रशिक्षण की सुविधा नहीं मिली क्योंकि उसके घर की स्थिति सही नहीं थी। उसकी माँ मछली बेचकर जीवन यापन कर रही थी, तो उसको क्योंकि प्रशिक्षण की सुविधा नहीं मिल पाई तो उसको क्या करना पड़ा, आखिर में अपनी जो माँ का व्यवसाय है उसे ही अपनाना पड़ा, उसे भी मछली बेचनी पड़ी। तो मछली बेचकर वो कमाता तो था लेकिन उसकी इनकम बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन दूसरा व्यक्ति स्कूलिंग करने के बाद, स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया, कंप्यूटर ट्रेनिंग ली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और इस तरह से फर्म में उसने क्या करा, जब उसकी नौकरी लगी उसने नए सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया और इस तरह से सॉफ्टवेयर से फर्म की बिक्री बढ़ी और फर्म की बिक्री बढ़ने से क्या हुआ, जो उनके बॉस थे उसने उसकी सर्विस को देखकर खुश होकर उसको प्रमोशन दे दिया। तो इस तरह से देखिए दोनों व्यक्ति में क्या अंतर हो गया। ये अप्रशिक्षित व्यक्ति है, इसको अपने परिवार का पारंपरिक व्यवसाय अपनाना पड़ा जिससे ज़्यादा इनकम उसको नहीं हो रही थी। दूसरा व्यक्ति अधिक प्रशिक्षित हुआ, प्रशिक्षित होने के कारण उसकी आय बढ़ गई और आय बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। देखिए शिक्षा के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य जो है ये भी उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देता है। प्रशिक्षण द्वारा श्रम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। प्रशिक्षित व्यक्ति की हम कह सकते हैं जो कार्य करने की गुणवत्ता है ये बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, कुल उत्पादकता बढ़ती है। किसी भी देश की अगर कुल उत्पादकता बढ़ती है तो उस देश की में संपन्नता आती है, या हम कह सकते हैं कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी में वृद्धि तब होगी जब उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षा के पूरे अवसर मिलेंगे और साथ ही शिक्षित होने के बाद उसे प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। इससे वो क्या होगा, बहुत ही कुशल प्रशिक्षित उत्पादक बन जाएगा और उत्पादन बढ़ाने में योगदान देगा। इस तरह से देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में सहायक होगा। मानव संसाधन में अगर निवेश किया जाता है तो भविष्य में अच्छे प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जिस तरह से भूमि और पूंजी में निवेश किया जाता है, ठीक इसी तरह से मानव संसाधन में भी निवेश किया जाता है। मानव संसाधन में निवेश करने से उनका विकास होता है। अब यहाँ पे दिया देखिए, एक बच्चा जिसको अच्छी शिक्षा मिल रही है उसके स्वास्थ्य पर अगर निवेश किया जा रहा है, भविष्य में उसे ज़्यादा आय प्राप्त होगी और साथ ही वो समाज को ज़्यादा योगदान दे सकेगा। अक्सर क्या होता है, जिनके माँ बाप शिक्षित होते हैं वो अपने बच्चे की शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ज़्यादा निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा का बच्चे के भविष्य पर अच्छा असर होता है और उसकी आय बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है और उससे क्या होता है,
देश जो है आगे की ओर को बढ़ेगा। इसी तरह से अगर एक अनपढ़ व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षा का महत्व पता नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व पता नहीं है, तो वो बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश नहीं करता है, वो उसको एक व्यय के रूप में देखता है। तो इस तरह से अनपढ़ व्यक्ति अपने बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अगर निवेश नहीं करेगा तो बच्चा अनपढ़ रह जाएगा, उसकी उत्पादकता क्या होगी, कम हो जाएगी और वो उसी चक्र में फंसा रहेगा। तो इस तरह से शिक्षित व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति जो हैं ये अपने बच्चों को भी उसी तरह का प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षित व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा, अच्छी शिक्षा देकर, अच्छा प्रशिक्षण देकर एक अच्छा चक्र बनाते हैं। अच्छा चक्र से क्या मतलब हो गया, अगर देखिए कोई व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति है, वो शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, अपने बच्चों को शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करेगा। ये शिक्षित व्यक्ति है, मान लीजिए, ये बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करेगा और अगर शिक्षा पर ज़्यादा खर्च होगा तो उससे क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ने का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति की आय बढ़ेगी और अगर आय बढ़ेगी व्यक्ति की तो उससे क्या होगा, उसमें संपन्नता आएगी। संपन्नता आने का मतलब क्या हो गया, वो अपनी शिक्षा पर और अधिक खर्च करेगा। तो ये चक्र चलता रहता है, इसे हम कह सकते हैं अच्छा चक्र है। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति अनपढ़ होता है, अनपढ़ व्यक्ति क्या होता है, वो अपने बच्चे को शिक्षा देना ज़रूरी नहीं समझता। तो वो हम कह सकते हैं एक दुष्चक्र वहाँ पर बनता है। दुष्चक्र का मतलब क्या हो गया, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए रेखा चित्र के द्वारा। एक अगर अनपढ़ व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति क्या करेगा, अपनी शिक्षा पर कम खर्च करेगा। कम खर्च होगा कहाँ पर, शिक्षा पर, और कम खर्च होगा तो उससे क्या होगा, कम उत्पादकता होगी। उत्पादकता कम होगी तो क्या होगा, ये गरीबी होगी और अगर गरीबी है तो उनके पास शिक्षा स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है तो वो फिर से अनपढ़ रह जाएंगे और ये दुष्चक्र जो है ये बना रहता है। ये स्थिति देश के लिए हानिकारक होती है। देखिए मानव पूंजी का देश को किस तरह से फ़ायदा होता है, इसको हम जापान के उदाहरण से समझ सकते हैं। जापान देश ऐसा देश है जहाँ पर मानव संसाधन पर बहुत अधिक निवेश किया गया। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो धनी देश के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वो धनी कैसे है, क्योंकि वहाँ पर प्रशिक्षण पर बहुत अधिक खर्च किया गया है, उससे वहाँ की जो मानव पूंजी है इसका विकास हुआ है। मानव पूंजी का विकास होने से वो देश अन्य देशों से तेज़ी से आर्थिक रूप से आगे बढ़। तो इस तरह से जापान ने मानव संसाधन के द्वारा भूमि और पूंजी का कुशल उपयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाकर अपने को विकसित देशों की श्रेणी में ले आया। अब देखिए आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं ये 3 क्षेत्र होते हैं इसके। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रकृति से जुड़े हुए व्यवसाय आते हैं। जैसे क्या आते हैं प्रकृति से जुड़े हुए, खेती, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इसी तरह से मधुमक्खी पालन, खनन, उत्खनन, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए द्वितीय क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहता है। जैसे चीनी बनती है जहाँ पर, वहाँ पे गन्ने का इस्तेमाल होता है और गन्ना कहाँ से मिल रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह से वस्त्र निर्माण है, सूती वस्त्र निर्माण, ये कौन से क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में, क्योंकि कपास मिल रहा है प्राथमिक क्षेत्र से। इसी तरह से ये बिस्किट फैक्ट्री है, मान लीजिए बिस्किट बन रहे हैं, उसके लिए गेहूं की ज़रूरत होती है और गेहूं कहाँ से मिल रहा है, कृषि के द्वारा मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र किस पर निर्भर है,
ये द्वितीयक क्षेत्रक किस पर निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। अब तीसरी तरह का जो क्षेत्रक है वो है तृतीयक क्षेत्रक। अब तृतीयक क्षेत्रक क्या है देखिए, तृतीयक क्षेत्र जो होते हैं ये क्या करते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे परिवहन है, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिए, पहला है बाजार क्रियाएं और दूसरा है गैर बाजार क्रियाएं। अब बाजार क्रियाओं में वेतन और लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाएं आती हैं। ये किसके अंतर्गत आती है? बाजार क्रियाओं के अंतर्गत। तो बाजार क्रियाओं के अंतर्गत ऐसी क्रियाएं आती हैं जिससे वेतन और लाभ में वृद्धि होती है। अब इसी तरह से जो गैर बाजार क्रियाएं हैं, यहाँ पर क्या होता है? स्व उपभोग के लिए उत्पादन होता है। स्व उपभोग के लिए उत्पादन का मतलब, अगर कोई किसान का छोटा खेत है, वो गेहूँ बो रहा और वो उस गेहूँ को अपने लिए ही उपभोग कर रहा है, तो ये गैर बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। और अगर वहीं पर बड़ा किसान है तो वो जो उत्पादन कर रहा है उसको थोड़ा तो अपना उपभोग कर रहा, बाकी बेच दे रहा है, उससे उसको लाभ हो रहा है या वेतन मिल रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं, तो ये बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से ये आर्थिक जो क्रियाएं हैं दो भागों में बांटा गया है इसका। पहला है बाजार क्रियाएं और दूसरा है गैर बाजार क्रियाएं। अब यहाँ पे देखिए जो तीन क्षेत्रक हैं आर्थिक क्रिया के, इसको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें देखिए ये प्राथमिक क्षेत्रक है क्योंकि ये प्रकृति पर निर्भर है, खेती कर रहा है यहाँ पे किसान। दूसरा है विनिर्माण, हो रहा है यहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, ये कपड़े बन रहे हैं मान लीजिए या चीनी बन रही है, ये द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तीसरा जो यहाँ पे चीनी बनी है, कपड़े बने हैं, ये एक देश से दूसरे देशों को भेजा जा रहा है। ये जहाज़ों के द्वारा भी भेजा जाता है, पानी के जहाज़ों के द्वारा भी भेजा जा सकता है, रेल के द्वारा भी भेजा जा सकता है, तो ये तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये प्राथमिक क्षेत्रक है, ये द्वितीय क्षेत्रक है और ये तृतीय क्षेत्रक कहलाता है। अब इसमें आगे देखिए, अब देखिए कोई भी कार्य जो है ये दो तरह का होता है। पहला है आर्थिक क्रिया और दूसरा है गैर आर्थिक क्रिया। अगर कोई व्यक्ति आइसक्रीम बेचता है या मूंगफली बेच रहा है, प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, तो उसको उसके बदले आय प्राप्त हो रही है या लाभ मिल रहा है, तो ये आर्थिक क्रिया कहलाती है। दूसरा है गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया में है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बर्तन साफ कर रही है, कोई महिला कपड़े धो रही है, घर की सफाई कर रही है, अपने घर की, अपने बच्चों की देखभाल कर रही है, उसके बदले उसे कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये क्या कहलाती है? गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कार्य दो तरह के होते हैं, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। तो इस तरह से अगर हम केवल अपने परिवार का ही कार्य कर रहे हैं, उसके बदले हमें कोई आय प्राप्त नहीं होती है, तो ये गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है और उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। अब देखिए एक है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या होता है? पहले से जब समाज कम पढ़ा लिखा था तो उस समय श्रम विभाजन में क्या होता था, महिलाएं घर का काम करती थी और पुरुष आर्थिक क्रियाएं करके अपने परिवार का पालन करने का काम करता था। कम शिक्षित महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन व कम सुविधाएं मिलती थी। सुविधाओं में क्या होता था, न तो उनको प्रसूति अवकाश मिलता था, न बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश मिलता था और न ही प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे महिलाएं अधिक शिक्षित होते जा रही हैं तो
उनको क्या हो रहा है, पुरुषों के बराबर वेतन मिल रहा है। अब पुरुषों के बराबर वेतन मिल रहा है क्योंकि वो उच्च शिक्षा हासिल की है, उन्होंने उच्च कौशल प्राप्त किया है, प्रशिक्षित हैं, तो इस तरह से उनको पुरुषों के समान वेतन मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित है, प्रशिक्षित है, तो वो उत्पादक कार्य ज़्यादा कर सकता है और उसकी आय आसानी से बढ़ सकती है। तो कम शिक्षित महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था, लेकिन अब क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं हैं, उच्च शिक्षित महिलाएं हैं, इनको सब सुविधाएं पुरुषों के समान मिलती हैं। बाकी अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे बच्चों की देखभाल के लिए उनको अवकाश मिलता है, प्रसूति अवकाश मिलता है, और भी कई तरह की उनको सुविधाएं मिलती हैं। अब ये देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता से मतलब है साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा कौशल प्राप्ति पर निर्भर करती है। यानी किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे पता चलती है, वहाँ पे कितने लोग साक्षर हैं, जीवन प्रत्याशा कितनी है, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ पर लोगों को कितना प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव कौशल, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा जो है ये जनसंख्या की गुणवत्ता को बताता है, और जनसंख्या की अगर गुणवत्ता अच्छी है तो वो किसी भी देश में समृद्धि ला सकती है। अब आगे देखिए, शिक्षा से सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। सांस्कृतिक समृद्धि भी आती है और राष्ट्रीय आय भी आती है। इसके लिए सरकार ने लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों, इसके लिए क्या कर रखे हैं, प्राइमरी स्कूल खोले हैं जगह जगह पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त हो। तो इसी तरह से देखिए, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 151 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। धीरे धीरे शिक्षा पर खर्च बढ़ता गया और 11वीं पंचवर्षीय योजना पर जो शिक्षा पर खर्च किया गया कितना था, 3,766 करोड़ रुपया खर्च किया गया। यानी हम कह सकते हैं सरकार ने शिक्षा के महत्व को पहचाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा मिले, इसके लिए जगह जगह पर और थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, नवोदय विद्यालय सरकार के द्वारा खोले गए हैं। 1951 में देश में साक्षरता की दर जो थी ये 18% थी। केवल 18% लोग 1951 में साक्षर थे। 2011 में ये बढ़कर 74% हो गई। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, वो जागरूक होते जा रहे हैं और शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं और अपने परिवार को के अधिक से अधिक लोगों को वो शिक्षा देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ग्राफ के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पे दे रखा देखिए अलग अलग सालों में, जैसे 1951 और ये 1961, 71, 81, इसमें हमें दे रखा है भारत की साक्षरता दर दिखा रखी है अलग अलग सालों में, हर 10 साल बाद दिखा रखी है। अब देखिए जो बार ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे, ब्लू कलर से दिखा रखा व्यक्ति, रेड कलर से दिखा रखा है पुरुष, और जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है ये महिला। अब इसमें देखिए पुरुष जो है ये महिलाओं की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा शिक्षित हैं, क्योंकि देखिए महिलाओं का ग्राफ छोटा है और पुरुषों का जो रेड कलर से दिखा रखा ग्राफ ये ऊंचा है। तो हम कह सकते हैं पुरुष ज़्यादा शिक्षित हैं, लेकिन जो अंतर है ये धीरे धीरे कम होता गया है। पहले शुरू में देखिए 1951 में महिलाएं बहुत कम साक्षर थी, लेकिन
ये 2011 तक आते आते महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं शिक्षा का महत्व लोगों को जैसा जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, लोग शिक्षा के महत्व को जान रहे हैं और ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम कह सकते हैं शिक्षा जो है ये सभी नागरिकों का अधिकार है तथा शिक्षा के द्वारा हम अपने अधिकारों को पहचानते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं। तो इस तरह से सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान में क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे क्या है, साक्षरता बहुत ज़्यादा बढ़ी। इसी तरह से प्राथमिक शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नामांकन हो, इसके लिए सरकार ने सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। और साथ ही स्कूलों में क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उपस्थित हो, इसके लिए मध्याह्न भोजन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को मुफ्त में किताबें का वितरण किया जाता है। उनको समय समय पर स्कूल बैग, जूते, मोजे वितरित किए जाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विद्यालय में पढ़ें। और साथ ही इन बच्चों की फ़ीस भी माफ़ की गई है। सरकारी विद्यालयों में इनकी फ़ीस भी नहीं होती है, जिससे कि निर्धनता का असर इनकी शिक्षा पर ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा को प्राप्त करें और देश की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करें। 1911 में हमारे देश का सबसे जो साक्षर राज्य था वो था केरल। यहाँ की साक्षरता दर 94% थी, जबकि 1911 में बिहार की साक्षरता दर 62% थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया, ये प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल आने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे एक सारणी दी हुई है। इसमें दिखा रखा है पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षित जो विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, इनकी संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। अब देखिए, ये 1950-51 में महाविद्यालयों की संख्या 750 है, जो 2017-18 में बढ़कर कितनी हो गई, 41,012 हो गई। इसी तरह से विश्वविद्यालय 1950-51 में कितने विश्वविद्यालय हैं, केवल 30 विश्वविद्यालय हैं 1950-51 में। लेकिन 2017-18 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, देखिए इनकी संख्या 911 के आसपास हो गई है। इसी तरह से देखिए, ये विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है। विद्यार्थी 1950-51 में कितने थे कि देखिए 2,63,000 के आसपास थे केवल। लेकिन 2017-18 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 3,66,42,378 हो गई। तो इस तरह से समय के साथ साथ शिक्षा के महत्व को पहचान कर लोग उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता दे रहे हैं। इसी तरह से देखिए, स्वास्थ्य सुविधा अगर लोगों को मिलेगी तो उससे क्या होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो उसके लिए क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी। इसके लिए सरकार समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती है। आपने सुना होगा आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए और वृद्ध व्यक्तियों के लिए पौष्टिक आहार बांटा जाता है, जिससे कि लोग स्वस्थ रहें और जो मृत्यु दर है ये कम होगी और उनकी जो उम्र है ये बढ़ेगी। तो इस तरह से सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही है। इसी तरह से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बांटा जाता है। मध्याह्न भोजन
जो है ये पौष्टिक आहार के रूप में इनको दिया जाता है बच्चों को, जिससे कि बच्चे स्वस्थ रहें और विद्यालय आने के लिए प्रेरित रहें और विद्यालय में इनकी उपस्थिति अधिक हो। अब एक है देखिए बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का मतलब क्या होता है? बेरोज़गारी उस समय कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सकते हैं, वो बेरोज़गार होते हैं। अगर प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाती है? वो स्थिति बेरोज़गारी की स्थिति कहलाती है। अब बेरोज़गारी की स्थिति भारत में, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, इस यहाँ की शिक्षा अभी तक ऐसी थी कि उच्च शिक्षित होने के बावजूद वो अपना स्वयं का रोज़गार नहीं खोल सकते थे। लेकिन धीरे धीरे सरकार के प्रयासों से सरकार विभिन्न तरह की सुविधाएं दे रही है, लोग अब स्वरोजगार की ओर को आगे बढ़ रहे हैं। बेरोज़गारी देखिए मुख्यतः दो तरह की होती है। कौन कौन सी बेरोज़गारी होती है? एक होती है मौसमी बेरोज़गारी, एक होती है प्रच्छन्न बेरोज़गारी। और ये तो होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोज़गारी होती है? शिक्षित बेरोज़गारी होती है। अब मौसमी बेरोज़गारी का क्या मतलब होता है? मौसमी बेरोज़गारी का मतलब होता है जब गांव के लोगों को मौसम के हिसाब से काम मिल रहा है और बाकी समय वो बेरोज़गार रहते हैं, तो उसको मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। गांव के लोगों को क्या होता है, गांव में बुआई के समय, कटाई के समय, निराई या गहाई के समय काम मिलता है, बाकी समय काम नहीं मिलता, तो ये बेरोज़गारी मौसमी बेरोज़गारी कहलाती है। एक होती है प्रच्छन्न बेरोज़गारी। प्रच्छन्न बेरोज़गारी का मतलब होता है, मान लो किसान के पास खेत है और इस खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं और 20 क्विंटल गेहूँ तैयार हो रहा है। अब मान लो उनके वहाँ परिवार में सदस्य बढ़ गए, 4 सदस्य और आ गए, अब कितने लोग हो गए? 4 लोग। खेत तो उतना ही है, लेकिन अभी भी गेहूँ कितना हो रहा? 20 क्विंटल हो रहा। तो हम कह सकते हैं 4 लोग खेत में काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता शून्य है। शून्य क्यों है? क्योंकि 10 लोग भी 20 क्विंटल के बराबर उत्पादन कर रहे थे, 14 लोग हैं तब भी उतना ही उत्पादन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 4 लोगों की जो बेरोज़गारी है, ये बेरोज़गारी प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहलाती है, क्योंकि ये उत्पादन कार्य में लगे हुए तो हैं, लेकिन उनके द्वारा उत्पादन एक तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहलाती है। और शहरी क्षेत्रों में क्या होता है? शहरी क्षेत्रों में शिक्षा तो लोग बहुत ले रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, स्नातक भी हो रहे हैं, स्नातकोत्तर युवक जो हैं इनमें बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि वो उच्च शिक्षित हैं और वो दूसरा काम नहीं करना चाहते, छोटा काम, इसलिए बेरोज़गारी की समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। और साथ ही इनमें तकनीकी कौशल की भी कमी है। तकनीकी कौशल की कमी होने के कारण ये स्वरोजगार भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको शिक्षित बेरोज़गारी कहा जाता है। शिक्षित बेरोज़गारी से मतलब हो गया शिक्षित होने के बावजूद वो अपना स्वयं का रोज़गार करने में असमर्थ हैं, तो इससे बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न होती है। बेरोज़गारी से क्या होता है? जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा की भावना आती है, हताशा की भावना आती है, और क्योंकि उनको क्या होता है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में मुद्रा नहीं मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, ये सामाजिक अपव्यय है। तो बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर क्या होता है, बेरोजगारी की निर्भरता भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वरोजगार की ओर को प्रेरित हों,
केवल सरकारी नौकरी के लिए ही वो न देखें। तो इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति छोटे काम से भी शुरुआत कर सकता है, कम आय से भी, अगर उसके पास कम पैसा है उससे भी वो कार्य करना शुरू कर सकता है। सरकार के द्वारा समय समय पर लोगों को कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है जिससे कि लोग अपना रोजगार खोल सकें। तो इस तरह से ये लोग अब स्वरोजगार की ओर को प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा लोगों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं, और जिससे कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार की ओर को बढ़ें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, पहले से कुटीर उद्योग होते थे, परिवार के सभी सदस्य उसमें काम करते थे। इसी तरह से कुटीर उद्योग की सुविधा और होनी चाहिए जिससे कि जगह जगह पर लोग, परिवार के लोग मिलकर कार्य कर सकें और देश के उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग कर सकें, जिससे कि देश की आय बढ़ेगी और हमारा देश विकसित देश की ओर को आगे बढ़ेगा।